Welcome to the eighth lecture of the software quality engineering. This lecture is about software quality culture. तो इस आज के लेक्चर में हम क्वालिटी कल्चर पे बात करेंगे और उससे पहले हम कास्ट ऑफ क्वालिटी को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हम बिजनेस मॉडल डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं और सक्सेस फैक्टर्स फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी को देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ द क्वालिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये तो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि विदाउट ए क्वालिटी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी ए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, और वो एक फेल प्रोजेक्ट होगा इवन कि अगर वो डेवलप भी हो जाए, विद इन द कास्ट भी डेवलप हो जाए, लेकिन अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगा तो वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि ये तो रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट सिर्फ डेवलप नहीं करना बल्कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करना है। सो द क्वेश्चन इज दैट कि फिर ये क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों डेवलप नहीं होता और हमारे पास जो फेलियर रेट है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्यों इतना हाई है। इन सम स्टडीज इट इज़ 84% फेलियर रेट्स, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई फेलियर रेट। तो इसकी रीज़न क्या है कि वो क्वालिटी के जो फीचर्स हैं, क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट क्यों नहीं करता, और उस पे जो कास्ट आनी है वो कौन सी कास्ट होती है। तो ये कोट है हरोल्ड गिनीन का, जो CEO ITT कॉरपोरेशन का। ही सेज दैट दिस इज ऑन स्लाइड नंबर 3 that quality is not only important, it is also free, and it is not only free, it is the most profitable product that we produce. And the real question is not how much a quality management system costs, but what is the cost of not having one. So इसमें ये कह रहा है कि क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि फ्री भी है, और फ्री भी सिर्फ नहीं बल्कि हमें ये बेसिकली वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। वो क्वालिटी के बारे में कह रहा है कि ये वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और असल क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है कि वो ये नहीं है कि हाउ मच ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कास्ट, के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कितना कास्ट करते हैं। मीन्स कि अगर हम क्वालिटी अप्लाई करें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे तो इसकी कितनी कास्ट आएगी। Rather the real question is that के what is the cost of not having it। एक तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे जो कास्ट आनी है, और उसके अपोजिट एक दूसरी बात ये है कि अगर वो कास्ट आप नहीं लगाते और आपके पास क्वालिटी नहीं है सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो उसका क्या कास्ट होगा। ठीक है, तो मीन्स के रिवर्स देखें आप, अगर आप कहते हैं लेट्स से क्वालिटी पे कुछ कास्ट आती है जो कि काफ़ी ह्यूज कास्ट है, उसकी भी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, आप कहते हैं क्योंकि वो कास्ट हम नहीं अप्लाई करते, वो कास्ट हम सेव करते हैं। तो दूसरी तरफ ये कास्ट आप देखें कि अगर आपके सिस्टम में जब क्वालिटी नहीं होगी तो उसकी क्या कास्ट आएगी, और उसकी डायरेक्ट कास्ट बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वो फेलियर है सिस्टम का एक तरह से। ठीक है, क्योंकि वो फिर आप उसको कौन आपसे बाय करेगा, आपका क्लाइंट डिससेटिस्फाइड होगा, आपके रिव्यूज़ गिर जाएंगे। तो इन कास्ट को देखना पड़ेगा कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करते तो उन चीज़ों के क्या कास्ट होते हैं। तो वो जो कास्ट होता है क्वालिटी न डालने का, वो उस कास्ट के मुकाबले में बहुत कम है जो आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी पे लगाते हैं, वो कास्ट उससे कम कास्ट है। इसी तरह ये एक दूसरा एक स्टडी है कि लार्ज जापानीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस ए कंसिडरेबल नंबर ऑफ सप्लायर, के एक प्रोडक्ट जापानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और वो एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ सप्लायर्स उसकी चेन में है,
और सप्लायर पिरामिड यहाँ पे गिवन है कि टॉप लेवल पे हमारे पास हम 60 प्राइम सप्लायर हैं और सेकंड लेवल पे वो 600 हैं, मींस के हर एक प्राइम सप्लायर के साथ फिर फर्दर 10 हैं, और थर्ड लेवल पे देन इट इज़ इन थाउजेंड्स। सो ऑलमोस्ट 6000 सप्लायर हैं जो 600 के साथ कनेक्टेड हैं, 600 फिर 60 के साथ कनेक्टेड हैं, और वो 60 जो हैं वो मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्टेड हैं। सो ए सॉफ्टवेयर डिफेक्ट for a component produced by a third level supplier caused a loss of over 200 million for this manufacturer। कि थर्ड लेवल पे एक डिफेक्ट था सॉफ्टवेयर में, मीन्स के जो 6000 हैं उनमें से किसी कंपोनेंट में कोई डिफेक्ट था और उसने उस कंपनी को 200 मिलियन डॉलर लॉस करवाया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट, के हर कंपोनेंट की हमारे पास क्वालिटी A1 होनी चाहिए, अदरवाइज एक सप्लायर्स के चेन में किसी एक जगह पे भी अगर कोई मसला हो तो वो बहुत ह्यूज लॉस कर सकती है उस कंपनी को। Okay, so now what is the cost? One of the major factors that explains the resistance to implementing quality assurance is the perception of its high cost। कि क्या चीज़ आपको रेजिस्ट करती है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्लीमेंट करने से, कौन सी चीज़ आपको रुकावट है? तो वो जो रुकावट है दैट इज़ द परसेप्शन ऑफ हाई कास्ट। के जब हम क्वालिटी की बात करेंगे या सॉफ्टवेयर में हम क्वालिटी डालने की कोशिश करेंगे, उसको क्वालिटी ओरिएंटेड करेंगे, तो क्या होगा, हाई कास्ट इसके साथ एसोसिएटेड है, ये एक परसेप्शन है। इन ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप सॉफ्टवेयर इट इज़ रेयर टू फाइंड डेटा ऑन द कास्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। और हमारे पास एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि चले क्वालिटी के कास्ट तो फिर भी ऑर्गेनाइजेशन एक परसेप्शन है, एक उसकी मेजरमेंट है, एक उसका गेस है, लेकिन जो कास्ट ऑफ नॉन क्वालिटी है उसके बारे में डेटा बहुत रेयर है। ठीक है, वो कैलकुलेशन ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो नॉन क्वालिटी के कास्ट को कैलकुलेट करना, उसको फाइंड आउट करना इज एन इशू। So as a software engineer, you are responsible for informing administrator of the risk that a company takes when not fully committed to the quality of its software। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन्फॉर्म करना है, मीन्स आपने अपने मैनेजर्स को, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हैं उनको आपने इन्फॉर्म करना है उस रिस्क के बारे में जो कंपनी रिस्क ले रही है कि वो क्वालिटी को इम्प्लीमेंट करने में कमिटेड नहीं होती। तो मीन्स वो नॉन क्वालिटी का कास्ट आपने कंपनी को और अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को इन्फॉर्म करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हमारे पास दो किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वन इज़ टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अदर वन इज़ नॉन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वी कैन से दैट इज़ द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ नहीं कि वो सिर्फ अपने काम से काम, अपने कोड से काम रखेगा, एनालिसिस डिज़ाइन करेगा, वो चीज़ें करेगा, और जो उस पर जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो नॉन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो उसको नहीं ओबे करेगा, ये बात नहीं है। ये अब एक तरह की नॉन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसने अपने हायर अप्स को इन्फॉर्म करना है कि अगर आप क्वालिटी पे कमिटेड नहीं है फुली तो उसके क्या नुकसान हैं, उसके साथ क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। So a practical manner of beginning the exercise is to identify the cost of the quality। तो आप इस बात से स्टार्ट करें कि कास्ट ऑफ नॉन क्वालिटी को फाइंड आउट करें। अगर आपको कास्ट ऑफ क्वालिटी पता नहीं चल रहा तो आप ये देखें कि नॉन क्वालिटी होगी तो फिर उस केस में हमारे पास उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, ये कास्ट आइडेंटिफाई करें। इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेविंग बाय स्टडिंग द प्रॉब्लम काज्ड बाय द सॉफ्टवेयर। और ये कैसे हो सकता है कि आप आइडेंटिफाई करें वो सेविंग्स
जो आप कहें कि अगर सॉफ्टवेयर में ये प्रॉब्लम अगर कर गया तो हमें ये इसका नुकसानात होंगे इसके, तो लिहाजा उन नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है। तो जब आप वो उन प्रॉब्लम से खुद को बचाएंगे तो आपकी पोटेंशियल सेविंग हो जाएंगी। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है या किसी प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 4 लेवल्स पे या उसकी 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन कास्ट। ठीक है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उस पर आपकी जो जो रिसोर्सेज, जो मैन पावर, जो टाइम या जो भी वटेवर कास्ट उसमें इंक्लूडेड हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे आपकी एक इम्प्लीमेंटेशन कास्ट होती है। दूसरी जो कास्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे या सॉफ्टवेयर सिस्टम पे, वो प्रिवेंशन कास्ट है कि किसी चीज़ को आप रोकते हैं, कोई फॉल्ट्स हैं, कोई बग्स हैं, उनको प्रिवेंट अगर होने से पहले प्रिवेंट करते हैं। तीसरी है अप्रेजल कास्ट, ठीक है, एवल्यूएशन कास्ट। और फोर्थ वन इज द कास्ट एसोसिएटेड विद फेलियर आर एनामलीज। और वो जो फेलियर्स आने हैं, जो प्रॉब्लम्स आने हैं, उनके साथ जो कास्ट एसोसिएटेड है उनको फिक्स करने के लिए जो आपको रिसोर्स, जो टाइम, जो चीज़ें चाहिए होंगी, उनके साथ जो कास्ट एसोसिएटेड है, दैट इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो इम्प्लीमेंटेशन कास्ट कौन सी होती है? इफ़ वी आर सर्टन दैट आर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर एरर फ्री, देन 100% ऑफ कास्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेशन कास्ट। आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि अगर आपको ये यकीन हो कि आपके प्रोजेक्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है, इट्स एरर फ्री, तो आपकी जो सारी प्रोजेक्ट की जो कास्ट होती है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कास्ट रह जाती है। इसका मतलब है कि बाकी जो 3 किस्म के आपके कास्ट हैं वो बच जाते हैं, उस क्योंकि बाकी 3 तो किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से होते हैं, तो वो नहीं होंगे जब आप ये श्योर हों कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन जाहिर बात है ऐसा क्लेम कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्लेम करना कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है वो दैट इज़ एरर फ्री, ये ह्यूमन की कैपेसिटी ही नहीं है। देखें, सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही बुक है, कुरान पाक, जिसके स्टार्ट की पहली सेंटेंस यही है कि ये एरर फ्री है, इसमें कोई गलती नहीं है। बाकी किसी बुक में इंसान ने आज तक ये कभी क्लेम न किया है, न कर सकता है कि भाई ये जो मैं जो चीज़ बना रहा हूँ या जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, दैट इज़ एरर फ्री। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये क्लेम वो भी नहीं करते। वो भी क्या करते हैं, आफ्टर समटाइम्स अपने बग फिक्स करते हैं, ठीक है, अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि ये नंबर, ये बग है, वो बग है, उनको हमने फिक्स करना है, ठीक है, सिस्टम इतने देर के लिए डाउन रहेगा, या ये अपडेट्स आनी है, आप इंस्टॉलेशन उसकी अपडेट करें अपने सिस्टम्स को, ठीक है। तो बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी, बड़े से अच्छे नाम भी, वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कहना कि हम एरर फ्री सिस्टम बनाएं ताकि हम क्या करें, हमारी जो कास्ट होगी वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कास्ट रह जाएगी और बाकी जो अप्रेजल है, जो प्रिवेंशन है, या जो इनामली कास्ट है, वो हम सेव कर लेंगे। अप्रेजल कास्ट कौन सी है? गिवन दैट वी मेक मिस्टेक्स वी नीड टू एबल टू आइडेंटिफाई देम एंड द कास्ट ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स आर अप्रेजल कास्ट। अच्छा, अब चूंकि पहली बात तो है नहीं, कोई ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि एरर फ्री सिस्टम है। अगर एरर फ्री वाला क्लेम है या कोई ऐसे बना ले फिर तो मसला ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन चूंकि ये ना कोई क्लेम कर सकता है, ना ऐसी कोई रियलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, सो क्या होगा कि आपने गिवन दैट वी मेक मिस्टेक, जब ये एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा हमसे गलतियां होंगी, तो अब आपका नेक्स्ट काम क्या है कि आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। और ये जो आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन ऑफ एरर के जो कास्ट होंगे, दैट इज अप्रेजल कास्ट, ठीक है। जिस तरह आप टेस्टिंग करते हैं या क्या, सो दीज आर अप्रेजल, इसमें कास्ट लाजमी तौर पर होगी जब फॉर एग्जाम्पल आप टेस्टिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन थर्ड इज एनॉमली कास्ट ड्यू टू एरर्स आर एनॉमली। अब एरर्स आ गए, अब आपने एरर्स को फिक्स, एक तो एरर्स की आइडेंटिफिकेशन है, और तो आपने आइडेंटिफिकेशन कास्ट कर लिया, अप्रेजल कास्ट हो गई।
अब उन एरर्स को फिक्स करना है, उनको करेक्ट करना है. सो दैट इज द एनोमली कास्ट. And fourth one is prevention cost. When we want to reduce the cost of anomalies, we invest in training, tools and methodology. These are prevention cost. कि अगर जब हम ये चाहते हैं कि हम रिड्यूस करें एनोमलीज के कास्ट को, ठीक है, और वो कैसे होंगी कि कोई एरर्स अकर ही ना हो या उनकी अकरेंस के रेशो को हम कम कर दें, तो उसके लिए हमें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, कुछ टूल्स सीखने होंगे, कुछ मेथोडोलॉजीज अप्लाई करनी होंगी. एंड दैट इज़ द प्रिवेंशन कास्ट. इसके साथ जो कास्ट एसोसिएटेड है दैट इज़ द प्रिवेंशन कास्ट. तो ये कम से कम 4 किस्म के जो कास्ट हैं किसी प्रोडक्ट के साथ या क्वालिटी के साथ रिलेटेड जो कास्ट हैं, वो ये 4 किस्म के कास्ट हैं. इसके अलावा भी हैं. The cost of quality is not calculating in the same way in our organization. अच्छा, ये जो क्वालिटी की कास्ट की हम बात करें, जिस तरह हमने अभी देखा कि 4 हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सेम नहीं है. हर एक में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, अपना अपना एक विजन होता है, अपनी अपनी अप्रोच होती है. सो the most commonly used model is at this time, cost of quality take into account the following 5 perspective. वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, वेरिएशन है कि कास्ट ऑफ क्वालिटी को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन जो कॉमन मॉडल है जिसको डिफरेंट, जिस तरह हम जानते हैं SDLC में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो 4 होती हैं: प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन. तो इसी तरह कास्ट में भी ये जो 4 या 5 फैक्टर्स हैं ये सब में कॉमन होते हैं. वो है प्रिवेंशन कास्ट, ऑपरेशनल कास्ट, फेलियर कास्ट, और जिसमें इंटरनल ड्यूरिंग डेवलपमेंट है और एक्सटर्नल ऑन द क्लाइंट प्रीमिसेस. दोनों किस्म के हैं कि जब आप डेवलप कर लें और इंटरनल टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे जो फिक्सिंग है, और दूसरी किस्म की फिक्सिंग या फेलियर कास्ट जो है वो क्लाइंट प्रीमिसेस में जो है आप हैंड ओवर करते हैं और ऑपरेशंस में कोई कास्ट आते हैं. तो ये 4 हो गए. मीन्स अब फेलियर को इन्होंने 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 हो गए. एंड 5 वन इज कास्ट एसोसिएटेड विद वारंटी क्लेम्स एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट बाय नॉन क्वालिटी. और ऐसे कास्ट जो वारंटी क्लेम्स की वजह से होते हैं और लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट बाय नॉन क्वालिटी, और आपकी रेपुटेशन की जो लॉस है उस वजह से होते हैं. तो ये एक नॉन पेएबल कास्ट आप कह लें कि ज़रूरी नहीं जो आपकी कास्ट हो वो सिर्फ पेमेंट ही के टर्म में हो, मनी ही के टर्म में हो, बल्कि अगर आपकी रेपुटेशन भी लॉस होती है तो ये भी आपकी कास्ट है. ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यूज़ अगर गिरते हैं तो आज के दौर में तो इस बात को समझना बड़ा आसान है. ठीक है, कि आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो पहले रिव्यूज़ देखते हैं, ठीक है, उनके रिव्यूज़ को कंसिडर करते हैं. तो ये जो लॉस है ये भी एक किस्म की कास्ट है. ठीक है, या आप जो वारंटी लोग क्लेम करते हैं उस की जो कास्ट है, तो ये ऑलमोस्ट 5-6 कैटेगरीज बन जाती हैं कास्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट. सो क्वालिटी कास्ट is equal to prevention cost plus appraisal or evaluation cost, ये साइड नंबर 8 पे हैं, प्लस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कास्ट, एंड 5th वन इज वारंटी क्लेम एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट. तो ये हमने पिछली स्लाइड में 4 कास्ट देखी थी, यहाँ पे अभी 5वीं भी इन्होंने ऐड कर दी, ये वारंटी क्लेम्स की और लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट भी इन्होंने ऐड कर दी. Prevention cost is defined as the cost incurred by an organization to prevent the occurrence of errors in the various steps of the development or maintenance process.
मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिवेंट करती हैं prevent the occurrence of errors in various step of development or maintenance। वो जो आपकी कास्ट है जो आप एरर्स की अकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ योर प्रिवेंशन कास्ट। फॉर एग्जांपल द कास्ट ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉइज। ठीक है, अब एम्प्लॉइज तो बाद में कास्ट की प्रिवेंशन करेंगे, लेकिन उनको ट्रेनिंग पे जो कास्ट आती है वो भी प्रिवेंशन कास्ट है। द कास्ट ऑफ okay, so the cost of maintenance to ensure a stable manufacturing process and cost of making improvement. Second is appraisal cost, the cost of verifying and or evaluating a product or service during the different steps in the development process. The monitoring system cost, their maintenance and management cost. वेरीफाई करना, टेस्ट करने के लिए जो आपको मीन्स वेरीफाई या रिवैल्यूएशन पे जो कास्ट आती हैं। इंटरनल फेलियर कास्ट, द कास्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एनोमलीज बिफोर द प्रोडक्ट और सर्विस हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द क्लाइंट। जो इंटरनल किस्म की आप एनोमलीज को रिमूव करते हैं, उनको देखते हैं क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले। और that is loss of earning due to non-compliance, cost of making changes, waste, additional human activities and the use of extra product। ऐसे इसमें आपके वो कास्ट भी हैं जो नॉन कंप्लायंस की वजह से आते हैं कि आप ऐसी चेंजेस आपको करनी पड़ रही हैं या वेस्ट है कोई चीज़ या एडिशनल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल फेलियर कास्ट में है। एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में है द कास्ट इनकर्ड बाय द कंपनी व्हेन द क्लाइंट डिस्कवर डिफेक्ट। ठीक है, उसके ऑपरेशन के टाइम पे कोई डिफेक्ट आता है और उसको आप जब फिक्स करते हैं उस पर जब कोई कास्ट आएगी, ये एक्सटर्नल फेलियर कास्ट होगी। द कास्ट ऑफ लेट डिलीवरीज, कास्ट ऑफ मैनेजिंग डिस्प्यूट विद द क्लाइंट्स, लॉजिस्टिकल कास्ट फॉर स्टोरिंग द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट और फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। लेट डिलीवरी की जो कास्ट होती है, ठीक है, समटाइम एग्रीमेंट्स में ये होता है कि अगर आप लेट डिलीवर करेंगे तो उस पर ये कास्ट आएगी, ये फाइन होगा, इस तरह की कोई चीज़। द कास्ट ऑफ मैनेजिंग डिस्प्यूट विद द क्लाइंट। ठीक है, जब आप इन ऑपरेशन करेंगे, डिलीवर करते हैं तो क्लाइंट्स के साथ कुछ डिस्प्यूट्स भी आ सकते हैं। लॉजिस्टिकल कास्ट फॉर स्टोरिंग द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट और फॉर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द क्लाइंट। हाँ जी, जो आप रिप्लेस करते हैं प्रोडक्ट को या डिलीवर करते हैं उस पर जो कास्ट आती है वो एक्सटर्नल फेलियर कास्ट में आती है। एंड वारंटी क्लेम्स एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट, कास्ट ऑफ वारंटी एग्जीक्यूशन एंड डैमेज कास्ट टू ए कॉर्पोरेट इमेज एज वेल एज द कास्ट ऑफ लूजिंग क्लाइंट। हाँ, तो एक तो ये रेपुटेशन का और इसकी वजह से जो आप क्लाइंट लूज़ करते हैं, और जो वारंटी है, वारंटी कार्ड के मुताबिक जो काम आपको करने पड़ रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें भी इस कास्ट का हिस्सा हैं। वारंटी क्लेम एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन कास्ट। तो स्लाइड नंबर 11। In addition to the cost listed above, an organization may suffer other repercussions following the development of a defective software, such as lawsuits, penalties imposed by the court, a deterioration of the market value of their share, the withdrawal of financial partner, and the departure of key employees। हाँ जी, अदर देन वो जो लिस्ट है मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी, और भी आप पे कास्ट पढ़ते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। सॉफ्टवेयर डिफेक्टिव सॉफ्टवेयर के केस में आप पे लॉ सूट हो सकता है। ठीक है, कोर्ट आप पे पेनल्टीज
डाल सकती हैं। देखें अब पाकिस्तान में तो इन चीज़ों का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन यूएस में और यूरोप में और आगे पीछे वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग सॉफ्टवेयर के केस में कोड भी जाते हैं और ये सारी बातें होती हैं। फिर आपके शेयर्स का गिरना, मार्केट वैल्यू का गिरना आपके प्रोडक्ट का, एंड विड्रॉल ऑफ द फाइनेंशियल पार्टनर, आपसे अपने फाइनेंशियल पार्टनर विड्रॉ कर सकते हैं जब आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, एंड डिपार्चर ऑफ की एम्प्लॉइज, और आपसे की एम्प्लॉइज मीन्स स्किल्ड लोग डिपार्ट कर सकते हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। तो ये अदर वो हिडन कास्ट हैं, ठीक है, क्वालिटी ना होने के ये हिडन कास्ट हैं, ये भी इनकाउंटर होते हैं, ये भी कंसिडर करने पड़ते हैं। ये एक टेबल में कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी कॉस्ट दी हुई हैं टेबल नंबर 12 में। मेजर कैटेगरीज तो वही 4-5 है जो हम दे चुके हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल और एवल्यूएशन कास्ट, कास्ट ऑफ एनॉमलीज और नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो एवल्यूएशन प्रिवेंशन कास्ट की सब कैटेगरी है क्वालिटी बेसिस डेफिनेशन, प्रोजेक्ट एंड प्रोसेस ओरिएंटेड इंटरवेंशन। अप्रेजल की सब कैटेगरी है डिस्कवरी ऑफ द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट इंश्योरिंग द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी। कास्ट ऑफ एनालिसिस में इंटरनल एनालिसिस हैं या नॉन कन्फॉर्मेंस हैं या एक्सटर्नल हैं, एनालिसिस और नॉन कन्फॉर्मेंस। आगे डेफिनेशन गिवन है और टिपिकल कास्ट एरर्स टू डिफाइन क्वालिटी एंड टू सेट क्वालिटी गोल्स, स्टैंडर्ड्स एंड थ्रेशोल्ड, क्वालिटी ट्रेड ऑफ एनालिसिस। अगर आपने ये एफर्ट नहीं की कि डिफाइन करें क्वालिटी को या क्वालिटी गोल्स को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीज क्राइटेरिया फॉर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो इस केस में प्रिवेंशन के केस में आपके पास टिपिकल कास्ट क्या आती है कि आपने रिलीज क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया होता एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए और रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए। इसी तरह प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के इश्यूज हो सकते हैं, अपडेटिंग ऑफ प्रोसीजर एंड वर्क इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें ये टेबल में लिस्ट, कहीं पे अप्रेजल में टेस्टिंग और वॉक थ्रू के कास्ट हैं, और कास्ट ऑफ एनालिसिस में रीवर्क के और रीटेस्ट के कास्ट हैं, और वारंटी सपोर्ट के कास्ट हैं। और इस ग्राफ में स्लाइड 13 पे द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एसक्यूए इज टू कन्विंस मैनेजमेंट दैट देयर आर प्रूवन बेनिफिट्स ऑफ एसक्यूए एक्टिविटी। हाँ जी, तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि वो कन्विंस करे एसक्यूए अपनी मैनेजमेंट को कि एसक्यूए हैज़ प्रूवन बेनिफिट्स, और आइडेंटिफाई करना एरर्स को अर्ली इन द प्रोसेस कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट। हम कैसे क्वालिटी को रिड्यूस कर सकते हैं कि हम अर्ली स्टेजेस में क्वालिटी एरर्स को आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पे देखें, ये इस ग्राफ में वी हैव कास्ट ऑफ एरर, कास्ट टू करेक्ट ए डिफेक्ट। तो अगर वो डिफेक्ट हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे करें तो $139 उसकी कास्ट है। कंस्ट्रक्शन के फेज में करें तो 455, डबल ट्रिपल तक बात पहुंच रही है। उससे आगे करें तो और भी डबल ट्रिपल में, इंटीग्रेशन टाइम पे वो 900 जा रही है, एक्सेप्टेंस के टाइम पे 7000, मीन्स के ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली एक इन ऑपरेशन में 14000, कि वो जो बग है जो $139 में फिक्स हो सकता था, नाउ इट इज़ फिक्सिंग इन $14,000, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स उसकी कास्ट बढ़ रही है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली डिटेक्शन करें। Thus, the origin of software defects ended up being the subject of many studies. कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट का ओरिजिन कहाँ से है, इसकी बहुत स्टडी हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे फिगर 2.3 में ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट थ्रू आउट द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर इन केस ऑफ स्टडी पब्लिश। ये ओरिजिन बताया गया है डिफेक्ट्स का सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में, एक डिफेक्ट का ओरिजिन कहाँ कहाँ पे है, और ये बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ डिफेक्ट्स occur during requirement phase। 50% जो डिफेक्ट्स हैं वो अकर करते हैं रिक्वायरमेंट फेज में। इफ these defects are not occurred early, not corrected early on, they will be very expensive to fix during the test and operational phase। हाँ जी, जैसा कि हमने देखा कि 100 टाइम्स तक उसकी कास्ट बढ़ जाती है। और हम इसमें देख रहे हैं इस ग्राफ में कि एरर्स कहाँ कहाँ पे अकर होते हैं, इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ SDLC में। तो ऑलमोस्ट 50% जो ओरिजिन एरर की वो रिक्वायरमेंट पे है, ठीक है। फिर 9% प्राइमरी डिज़ाइन पे है, 10% डिटेल्स पे, और कोड पे 11%। मीन्स कोड के जो एरर्स हैं वो 11% है जस्ट थ्रू आउट SDLC में। और वेरिफिकेशन के 10% है, इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्ट के 2.5। तो अब देखें बाकी मेंटेनेंस पे 0.1% एरर आता है, ऑपरेशन पे। तो ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा है रिक्वायरमेंट्स, और देन डिज़ाइन, देन सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, इन और कोड चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। हमारी मिथ तो ये है कि शायद सबसे ज़्यादा एरर्स जो हैं वो कोड में आएंगे, लेकिन नहीं, ये तो 4th पोजीशन पे आ रहा है। एक और ग्राफ है वो स्लाइड नंबर 17 पे। इन द डिफेंस इंडस्ट्री द अमेरिकन कंपनी Raytheon carried out a study of the cost of quality। उन्होंने कास्ट ऑफ क्वालिटी को मैयर किया 9 ईयर पीरियड में, ओवर पीरियड ऑफ 9 ईयर। तो उनका जो रिजल्ट है वो बताता है कि द रिवर कास्ट ऑफ ए कंपनी वाज एवलुएटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 41% ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 18% when process maturity has been improved, and 11% when process maturity was at level 3, and 6% when the process maturity is at level 4। मीन्स कि जो आप ये मेच्योरिटी लेवल CMM के होते हैं, तो जो आप अपने प्रोसेस को मेच्योर करते हैं, तो ये जो रीवर्क आपको 41% करना पड़ रहा है वो फिर रिड्यूस होके 6% तक आ जाता है, ठीक है। The figure also describe that with prevention cost of less than 10% of the total cost of the project, the rework cost was reduced to 45% to less than 10%। और अगर आप प्रिवेंशन पे कास्ट करें 10%, लेस देन 10%, तो भी आपका रिवर्क जो है वो 45 से 10% पे आ जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जब परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है, जब तक CMM लेवल 1 नहीं हुआ होता तो आपकी रिवर्क बहुत ज़्यादा होती है, और अप्रेजल और बाकी कंफर्मेंस या प्रिवेंशन कास्ट ये कम होती हैं। तो जो आप लेवल 3 पे आते हैं तो ये रिवर्क भी कम होना शुरू हो जाता है। जिस तरह आप तो ज़्यादा कास्ट जो हो रही है वो रिवर्क की वजह से हो रही है। तो ये था हमारा कास्ट ऑफ क्वालिटी और उससे रिलेटेड चीज़ें। So now if you have any question, you are welcome. Thank you.